चलिए यार, नमस्कार जी। दिस इज दीपक हेयर गाइस। फर्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश स्पेशल बैच एंड before I start, I really want to thank everyone whosoever became the part of this course, और जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट करा, और जिन लोगों ने भी like the people like who believed in me, who thought that I can help them out to improve their skills of language. तो बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन मंत्रा के चैनल पे, ऐप पे। और देखते हैं गाइस क्या करेंगे आज। आज तो खैर पहली क्लास है, तो मेरे को नहीं लगता कि पहली क्लास में पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू मूव फॉरवर्ड। यार गुड इवनिंग, यार गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, मेरी भी बहुत एक्सपेक्टेशन है इस बैच से। यू पीपल नॉट ओनली हैव गिवन मी योर मनी, बट आई थिंक आई एम ऑल्सो टेकिंग योर प्रीशियस टाइम। और आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे को दिया है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत जरूरी बात है और इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी तो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट करा है गाइस। और आज बहुत बेसिक बातें करेंगे, 1.5 आवर की क्लास करेंगे। एक्चुअल बैच जो है विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास। मतलब मैं बोलूं तो आज पढ़ाई तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हम लोगों को कितना आता है। मैं सबका स्वागत करता हूं, ठीक है, सबका स्वागत करता हूं गाइस। बस 2-3 रूल हम बनाएंगे। पहला रूल तो देखो, एक ये कहता है कि इस बैच में हम पढ़ाई ज्यादा करेंगे, इधर उधर की बातें कम करेंगे, क्योंकि आप लोगों पे और बहुत प्रेशर है, ठीक है। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ओन like different other exams as well. So I believe that all we all should focus only on the study. स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा अंजलि इसमें, ठीक है। यू कैन नॉट कैप्चर द स्क्रीनशॉट गाइस। तो मैं फिर आपको बोलूंगा, मेरा इस बैच से जो पर्पस है मैं आपको बता देता हूं। that I want you guys to have a very good understanding of overall English, and I need your a little bit support. मेरे को लगता है अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट मुझे करेंगे तो डेफिनेटली वी गोना क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस। मेरे को लगता है कि हम इसमें से बहुत कुछ चीजें निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने बोला शुरू की मैंने 6 से 7 क्लासेस, और इवन मेरे को लगता है शुरू की जितनी भी 5-7 क्लासेस है गाइस, दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज, क्या क्लॉजेज होते हैं, क्या सेंटेंस होता है, क्या प्रिडिकेट होते हैं। तो जो हम छोटी छोटी बातें मिस करते हैं गाइस, मैं मानता हूं हमको कई बार बड़ी बातें पता होती हैं, बट वी आर मिसिंग दी स्मॉल पार्ट्स। और अगर हम 3 महीने लगते हैं और वी गिव 3 months टू दिस पर्टिकुलर बैच एंड वी आर डेडिकेटेड, मैं फिर इसमें छोटी छोटी बातें ऐड करता रहूंगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक केबीएस, DSSB, तो वहां पर भी आपका पूरा फोकस हो, ठीक है। English is, one of the parts of those exam. English alone cannot help you to clear that exam. Okay. तो मेरे लिए तो मैं कहूंगा जब आपको टाइम मिले, वीडियो भी सेव रहेगा। लाइव आप नहीं आ पाए, दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू। आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि देखो यहां पर आकांक्षा, मैं सही बोलूं, लाइक देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन। यहां पे आपकी अपनी क्लास है, मेरी अपनी क्लास है। मतलब क्लास का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। हम सब लोग अलग होते हैं यार। यहाँ पर मैं देखता हूं कई बार ना, मैंने बताया ना कि मैंने जैसे लिखा हु आई एम, तो कई लोगों ने इतना शानदार लिखा, शायद मेरा उतना थॉट प्रोसेस ना हो। तो ये मैं कहूंगा कि करते हैं इसको शुरू अच्छे से, और देखते हैं कि मैं कितने लेवल पर आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाता हूं, ठीक। मैं आज एक बेसिक टेंस पढ़ाऊंगा आपको, और उसमें हम ये समझेंगे यार बेसिक टेंस होते क्या है। और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा गाइस कि जैसे आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। मैं कुछ इस लेवल पे लेके चलूंगा कि अभी हम सब लोगों ने इंग्लिश को पढ़ना शुरू करा है, और वी डोंट नो द इवन द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मेरे को लगता है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और प्रैक्टिस बेस रहेगी। अगर मैं आपको बोलूं गाइस, ज्यादा इंग्लिश जो रहेगी, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड इंग्लिश पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन मतलब
थ्योरी पढ़ा दूंगा थ्योरी, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो है हमारे को दिक्कत ये आती है कि हम इतने सारे रूल हैं जो आपको मैं सही बोलूं तो कई बार हम याद नहीं रख सकते। वेरी वेरी डिफिकल्ट। यार विजिबल कमेंट सबके हैं, ठीक है। मैं इसमें टीजीटी, पीजीटी, इसके अंदर पीआरटी, इसके अंदर सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा। मेरी तरफ से आपको प्रैक्टिस बहुत मिलेगा गाइज इसमें। जैसे अगर मैं आपको टेंस के क्वेश्चन करा रहा हूं तो टेंस के लगभग 50-60 क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, है ना। और फिर उसके बाद 50 एरर्स मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मानो अगर मैं स्पोका को लूंगा, ठीक है, अगर मैं स्पोका को लूंगा, स्पोका बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, और खासकर टीजीटी पीजीटी के लिए, द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी, स्पोका बहुत है। अच्छा देखिए आकांक्षा 2 घंटे की क्लास रहेगी ज्यादातर, ठीक है। आज मैंने बोला आज एक इंट्रो क्लास है, तो इंट्रो को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि एक बार मैं आप लोगों से आइडिया ले लूं। आप जो कमेंट मार रहे हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूं और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। बट एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई यू ऑन एवरी कमेंट। प्लीज ये मत बोलिएगा कि मेरा मैसेज दिख रहा है या नहीं, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम एरिया हो जाता है, हम लोगों का ध्यान भटक जाता है। मेरा अल्टीमेट पर्पस है, अगर मैंने आपको 2 घंटे के लिए यहां रोका तो इट हैज टू बी ग्रेट फॉर यू, कहीं ना कहीं एक लर्निंग आपको नजर आए, ठीक है। तो मेरे को लगता है वो एक लर्निंग नजर आनी चाहिए आपको, कहीं ना कहीं वो एक आपको लगना चाहिए कि वी हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट। पहले 15 मिनट जो है गाइस वो हम वोकैब से शुरू करेंगे, क्योंकि कई बारी क्या होता है, लोग है ना लेट ज्वाइन करते हैं। अब अगर आप कॉन्सेप्ट में लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। वोकैब में अगर लेट ज्वाइन कर भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जितना भी आपको कराऊंगा वो सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, जितना भी आपको कराऊंगा टोटली पीडीएफ मिलेगी। और दूसरी एक चीज और ध्यान रखना गाइस, कि इनकी एडिशनल पीडीएफ प्रैक्टिस की मिलेगी। एडिशनल पीडीएफ जो आएगी उसके एक होगा टीचर, सॉरी स्टूडेंट बेस, और एक होगा टीचर। एक स्टूडेंट होगा एक टीचर होगा, यानी स्टूडेंट और टीचर में स्टूडेंट वाला आप प्रैक्टिस करिएगा और टीचर वाला आपके आंसर होगा। अब स्पोका क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरा मन था कि मैं पहली क्लास ही स्पोका की लूं, बट मुझे लगा कि यार स्पोका में ना लोग फंस जाते हैं। स्पोका में मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग उसमें ना निकाल नहीं पाते। स्पोका गाइस अगर मैं बोलूं, एस फॉर होता है सब्जेक्ट, पी फॉर होता है प्रेडिकेट, है ना, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं स्पोका, सी होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर मैं ए बोलूं तो ए आपका होता है एडजंक्ट, ठीक है, ए होता है एडजंक्ट। और हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं गाइस कि आपको ओवरऑल बेनिफिट रहेगा। अच्छा, प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट इज बेनिफिट फॉर मी। देखिए सीटेट के लिए भी इसमें बहुत मटेरियल आपको मिलेगा, बट सीटेट वाले को एडिशनली क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं उनको पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो गाइस मैं बहुत प्लान कर रखे हैं इसके सेशन, बस मैंने ये बोला कि मेरे को शुरू के 5 सेशन आपसे ये चाहिए कि आप पहले बेसिक समझ लें। अब बेसिक के अंदर मैं आपको बता देता हूं क्या क्या मैंने रखा हुआ है, और थोड़ा सा शुरू में बात कर रहा हूं 10-15 मिनट, ताकि बस आपसे आइडिया हो जाए। और जल्दी आप देखेंगे क्लासेस विल बी हैपनिंग ऑन द डिजिटल बोर्ड, है ना। तो ये पेन मार्कर वाले से हम जल्दी मूव कर जाएंगे डिजिटल पे, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अ, देखो बेसिक में मेरे को लगता है ये 5 चैप्टर तो हमें आने ही चाहिए। पहला टेंस है, ठीक है। दूसरा मैं स्पोका नहीं कराऊंगा, दूसरा मैं आपको कराऊंगा सेंटेंस टाइप, जिसमें आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर आप काफी हद तक क्लॉजेस भी पढ़ लेंगे, जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे मेरे से सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे।
और इनके ध्यान रखना, इन सबके मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। 100 क्वेश्चन आपको इन सबके प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर इन तीन चारों को समझाने के बाद मैं आपको लेके जाऊंगा स्पूका पे। और अगर आप ये 4-5 क्लास कर लेते हैं गाइस, तो एक हमारे पास कवर हो जाएगा क्या, बेसिक्स। फिर एक बेसिक्स हमें और क्या करना है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। वो भी अपने आप में बहुत जरूरी चीज है यार। किसी भी एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन या फिर कोई भी चीज, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक हम शुरू में ट्राई टू कवर इट अप। और मैंने बोला छोटा छोटा हम लाइंस बनाएंगे, मैं उनसे ये पता कर लूंगा कि आप कितना इंग्लिश पहले से जानते हैं। ठीक है, और आपके सामने शीट आएगी एक लेफ्ट साइड पे, जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा तो मैं पूरा बोर्ड यूज करूंगा, और जब मेरे को क्या कहते हैं नॉर्मल करना है, आपको शीट से लेके चलना है, ठीक है, तो हम लेके चलेंगे। वोकैबलरी का मेरा टारगेट है गाइस, कम से कम अगर मैं बोलूं तो, मैं इसमें कोई कमिट नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छे लेवल के वर्ड कराऊंगा। मेरा टारगेट है कि पूरे कोर्स में आपको 2000 वर्ड तो मैं कराऊं, ठीक है ना। पूरे कोर्स के अंदर 2000 वर्ड्स मैं कराऊं, जिसमें वन वर्ड और बाकी चीजें भी इंक्लूड होंगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज करेंगे, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें भी हम करेंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, देखो एक्सपेक्टेशन में कई बार बहुत ज्यादा सेट इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप हाउ यू आर स्पेंडिंग योर एंटायर डे। हो सकता है कि आप अभी और किसी चीज की तैयारी ना कर रहे हो, इंग्लिश ही पढ़ रहे हो सिर्फ, या हो सकता है आप जॉब भी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी चल रही है और चल रहा है, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा टाइम डिमांड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बट मेरी एक एक्सपेक्टेशन क्या है, अच्छा मैं इसमें एक चीज और बता दूं, क्लासेस जो है वो टाइमिंग डिसाइड करा गया है 4 PM। इसमें जो है 1.5 से लेके और 2 आवर्स तक की क्लास होगी। 1.5 से लेके 2 आवर्स तक की क्लास होगी। वीक के अंदर आपको 3 क्लासेस मिलेगी। अच्छा गाइस, कई लोग कह रहे थे पूरे दिन रख, सारे दिन रख लो। गाइस मैं आ जाऊंगा सारे दिन, क्या आप देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, है ना। दिक्कत ये है, मैं तो आपके पास आ जाऊंगा गाइस हर दिन, लेकिन आप ये समझिए क्या आप उसके लिए टाइम निकाल पाएंगे, वो एक प्रॉब्लम एरिया है। मेरी तरफ से आपको लगभग नहीं तो हर वीक में 100+ वर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ वो ही तैयार करिए पहले। ठीक है, 100 वर्ड वीक में आपको मेरी तरफ से मिल जाएंगे। तो अगर आप कहीं से वो कैब नहीं पढ़ पाते हैं तो प्लीज सिर्फ वो पढ़ लीजिए। जब भी आपको टाइम मिले दिन में सिर्फ 15 मिनट मेरे लिए वो कैब पढ़ लीजिए। 15 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत करिए। ठीक है, सो रिक्वेस्ट है, इसको 15 मिनट को आप निकालिए मेरी तरफ से रोज। और एक चीज और मैं बोलूंगा गाइस, अगर आप बहुत ज्यादा, और देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी जानता हूं कि आप भी फंसे होते हैं। ठीक है, आप मेरे लिए खाली नहीं बैठे, आपने बैच लिया, मेरे लिए प्रिविलेज है भाई, लेकिन आप मेरे लिए खाली नहीं बैठे कि मैं आपको 50 घंटे का काम दे दूं। तो मुझे यह भी ध्यान रखना है कि मैं आपको उतना ही काम दूं जितना आप कर पाए। ठीक, तो इसमें यह ध्यान रखना 1.5 रहेगा आवर्स, या फिर हो सकता है 2 तक। अब टॉपिक ऐसा है ना, टॉपिक मान लो 1.5 में खत्म हो रहा है तो उसमें खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ा सा खिसक रहा है तो ये भी अलाउ करना मुझे, है ना, ये भी अलाउ करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए 100 मैंने बोला आपको, क्या मैं समझा रहा था, 15 मिनट, है ना, सिर्फ आपको वो कैप करनी है। जितने भी लोग थोड़ा सा टाइम निकाल पाए, मुझे लगता है एक इंग्लिश में सबसे जरूरी चीज क्या है गाइस, रीडिंग। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर कभी आप लोग रीडिंग पे फोकस कर पाए, लैंग्वेज में अपने आप को थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, क्या करिएगा, एसिमिलेट करिएगा उसको यार, क्रैम मत करना। लैंग्वेज कैन नेवर बी क्रैम्ड। मेरी रिक्वेस्ट है यार, मैंने कभी भी लैंग्वेज को क्रैम्ड नहीं करा।
ठीक है ना। लैंग्वेज को रटिएगा मत, आपको दिक्कत होगी मुझे बताइएगा यार। क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस यहां पे डिसाइड करके नहीं बैठा, बात समझिए। अगर मैंने लिख दिया सबॉर्डिनेट क्लॉज आज खत्म करो, तो कोई टारगेट नहीं है खत्म करो, है ना। नंबर ऑफ क्लासेस मैं बढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसी का वीडियो ना चले तो वो अपना वो नेटवर्क चेक करिएगा, नेटवर्क इशू होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब लोगों का यहाँ पे चल रहा है और मेरे पास भी सिस्टम में चल रहा है, ठीक। तो नेटवर्क इश्यू होता है कई बार। मेरी बार बार मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ट्राई टू एसिमुलेट, रटिए मत। अगर आपको लगता है ये टेंस लगा है या ये आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ध्यान रखिएगा, वो पता होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है। टेलीग्राम चैनल पे आजकल मैंने एक लिखने के लिए भी आपको देना शुरू कर दिया है, बट हाँ मैंने ये रियलाइज करा कि रोज ना तो मैं पढ़ पाऊंगा और नो ना ही आप रोज लिख पाओगे, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे 3 दिन का हम टाइम रखेंगे और मैं जुड़वा दूंगा, आप होंगे पहले से टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं 3 दिन जो है आपको टॉपिक दूंगा लिखने को, और 3 दिन में आपको सिर्फ क्या करना है, 15 मिनट की क्या करनी है उस पे, अपने मन से एक स्पॉन्टेनियस, एक इम्प्रॉम्प्टू लिखना है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है गाइस, जब आप कुछ भी अपने मन से लिख दें बस। तो यानी आप हफ्ते में 45 मिनट की एक राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। और अगर ये आप सब कुछ करते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, क्रैम का मतलब होता है रटना, क्रैम का मतलब होता है रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात बोलूं, आप ये ओवरऑल प्लान चलाते हैं जिसमें मैं मानता हूं शायद दिन में मैंने टोटल आधा घंटा मांगा, ठीक है। वीडियो आप जैसे आप फ्री हो, जैसे आपको लगता है वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। आप लाइव आ सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। लाइव नहीं आ सकते तो फिर रिकॉर्डेड देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए। टेलीग्राम चैनल में लिख दूंगा बाद में, आराम से उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो बाद की बात है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आई एम गोना गिव माई हार्ट एंड सोल टू दिस बैच, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर दिस बैच। आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। एक बात और मैं बता दूं, जो लोग सिर्फ ये पढ़ के पेपर में बैठते हैं वो फंसते हैं, और वो उनके फंसने का कारण ही ये होता है कि उन्होंने इतना रटा हुआ होता है चीजों को। सिर्फ ये काम नहीं आएगी, इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा क्या करिए, है ना, थोड़ा थोड़ा रीडिंग, थोड़ा थोड़ा वो कैब। और जब भी आप वो कैब को करें, गाइस प्लीज ध्यान रखना, जब भी आप वो कैब को करें, ठीक है, 15 मिनट रोज का हैबिट। मैं आपको पता नहीं है, मैंने प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं। सुबह उठता हूं, जैसे ही चाय की प्याली मेरे हाथ में होती है, एंड आई स्टार्ट रीडिंग माई वो कैब फॉर 15 मिनट्स, एंड मेरे को लगता है हो गया आज का काम। 15 मिनट वो कैब आप 3 मंथ्स कर लेंगे सिर्फ, विदाउट फेल, विदाउट डिफॉल्ट। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं आज करा कल नहीं करा, क्योंकि बहाने बहुत है गाइस हमारे पास। अगर मैं आज से बहाने गिनाना शुरू कर दूं तो आप अगले 1 महीने तक वो कैब नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो ये प्लीज याद रखना, बहाने साइड करते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं आपसे सिर्फ थोड़ा टाइम मांग रहा हूं, ठीक है। और बाकी आप अपना जो पढ़ाई करते हैं वो करिए। इस बार इंग्लिश को विल, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी चीज पढ़िए यार, एंटायरली अप टू यू, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू एनीथिंग। रीडिंग के लिए आप कोई भी पढ़ लीजिए, एक आध मैं आपको बुक बता दूंगा जो आप, जिससे आप रीडिंग कर सकते हैं, है ना। अरिहंत की एक अच्छी बुक है जिसके अंदर काफी सोशल इश्यूज के ऊपर पैसेजेस और वो दे रखे हैं, वो आप रीडिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, और कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं, और आज हम फिर क्लास चालू करेंगे। 15 मिनट हमने डिस्कशन कर लिया। एसिमिलेट होता है किसी चीज में घुस जाना, मिक्स हो जाना। जैसे हम इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हो चुके हैं, यानी एसिमिलेशन, जैसे कहते हैं ना यार, आई वेंट टू यूएस एंड टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एसिमिलेट इन द कल्चर ऑफ यूएस। मैं यूएस गया और वहां का कल्चर देख के तो यार हम तो बड़े पुराने लोग हैं, हम तो झेल ही नहीं पाए वहां का कल्चर, बड़ा टाइम लगा एसिमिलेशन होने में। रीडिंग कहीं से भी करिए, चाहे आप एसएसटी रीडिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री रीडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की आप रीडिंग कर रहे हैं, तो वो एक रीडिंग है गाइस, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई ऐसा करिए नॉवेल्स उठाकर ही पढ़िए। अगर आप एसएसटी में पढ़ रहे हैं कोई चीज, हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीडिंग।
रीडिंग से आप बहुत चीजें क्लियर कर लेंगे, ये मुझे पता है। कई बारी पब्लिक स्कूल्स के बच्चे जब मैं पढ़ाता हूं गाइस, तो वो आंसर बिल्कुल सही देते हैं, रूल कुछ नहीं पता होता। मैं कहता हूं आंसर कैसे सही दिया, कह रहे सर पढ़ने में अच्छा लगा। तो अगर आप 10 में से 2-4 आंसर ऐसे निकाल लें जिनका रूल नहीं पता लेकिन पढ़ने में अच्छा लगा, तो गाइस मजा आ जाएगा, है ना। 20 में से 5 नंबर वही आ जाते हैं कि पढ़ने में अच्छा लगा। और मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो ये कहते हैं यार पढ़ने में अच्छा लगा बट रूल नहीं पता। इसका मतलब एसिमिलेशन हो चुका है उसका। ठीक है, ये बताइए। चलिए, और वोकैब कहां से पढ़े? मैंने आपको बोला आप कहीं से कुछ नहीं पढ़ेंगे। वोकैबलरी को आपको नहीं पढ़ना है कहीं से भी। मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उतना भी कर लेंगे तो मेरे ऊपर बहुत ही क्या कहते हैं कृपा हो जाएगी, क्योंकि मैं मानता हूं आप फंसे होंगे। मैं आपको ज्यादा काम दे दूंगा, आप वो करेंगे नहीं, फिर वही जो बहानेबाजी हमारी सब लोगों की, आपकी मेरी जिनकी चलती है, लेम एक्सक्यूजेस, यहां फंसे वहां फंसे, वो सब चलता रहेगा। सो विल ट्राई नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ लेम एक्सक्यूजेस एंड विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी स्टफ। इम्प्रॉम्प्टू होता है, इम्प्रॉम्प्टू होता है गाइस, क्या कहते हैं, अचानक से करना कोई, विदाउट विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको एक पिक्चर बता दी। फिर से मैं बात बात बोलूंगा गाइस कि आपको, हाँ जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसको कर लीजिएगा। अगर 2 आवर्स बैठ सकते हैं, 1 आवर्स बैठ सकते हैं, जैसे आप वीडियो देखे वैसे आप कर लीजिए, जो आपको लगता है ना। आ, क्या बता दूं किसका? चलिए एक काम करते हैं गाइस, अब शुरू करते हैं। और मैं कुछ अच्छे अच्छे वर्ड दूंगा, आपको सिर्फ मुझे ये बताने हैं उन वर्ड्स के नाम क्या हैं। ठीक है। जितने भी वर्ड आप पढ़ेंगे वो लाइंस में पढ़ेंगे। जितने भी वर्ड आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? लाइंस में पढ़ेंगे। टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करता हूं, यहां पर आपको हम शेयर करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो एप्लीकेशन में जिस दिन बनेगी उसके 6 महीने तक पड़ी रहेगी। वीडियो जैसे आज मैं ले रहा हूं तो इस वीडियो को आप अगले 6 महीने तक कभी भी देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक। और पहली क्लास है इसलिए बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं चैट वैट कुछ नहीं देखूंगा गाइज, मैं पहले बता रहा हूं आपको। आप लोगों को कई बार बुरा भी लगेगा, कई लोग चैट में लिख देते हैं कि हमारा कमेंट नहीं देख रहे, हमारी बात नहीं कर रहे। गाइज यहां किसी की बात करने नहीं आए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बस पर्पज ये रहेगा कि एक 2 घंटे का प्रोडक्टिव क्लास मिले। ठीक है, हम लोगों को 2 घंटे की प्रोडक्टिव क्लास मिले। रीडिंग अपने लेवल के हिसाब से करिएगा, सीधा हिंदू न्यूज़पेपर में मत कूद जाना, कहीं और मत कूद जाना। जिस रीडिंग को आप बिना किसी डिक्शनरी के पढ़ पाए, प्लीज वही रीडिंग करिएगा। आपको रीडिंग करते टाइम बहुत ज्यादा डिक्शनरी उठानी ना पड़े, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर अब वही आ जाएगा, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई क्वेश्चन। मैं नहीं देख पाया ब्रदर आपके क्वेश्चन को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनके आपको आंसर मिलेंगे, टेलीग्राम आईडी बाद में बताऊंगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से, जल्दी से गाइस, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे गाइस, वी हैव बोथ काइंड ऑफ ऑडियंस। तो मैं कंप्लीट इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा बैच के अंदर, ठीक है। सो वी हैव वी नो दी ऑडियंस हु माइट बी लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चैट में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। जितना आप कम चैट करेंगे उतना हम पढ़ाई करेंगे। और ऐसा होगा अगर ज्यादा चैट होती है तो गाइस फिर हम रिकॉर्डेड क्लास कर देते हैं, क्योंकि हमें कोर्स भी करना होता है और आगे भी बढ़ना होता है। मैसेज मुझे सबका दिख रहा है, ठीक है, मैसेज मुझे सबका दिख रहा है। ठीक, तो हम लोग कुछ पूछेंगे, कैसे पूछिए, मैं देख रहा हूं। जो भी आपका डाउट वाला क्वेश्चन होगा उसको मैं आंसर जरूर करूंगा, लेकिन ये नहीं कि मेरा कमेंट दिख रहा है कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, किधर
कई बार लोग बीच में कोर्स चल रहा होता है एंड द पीपल कई बार होता है गाइस कि अगर मैं बोलूं तो आप क्या कहते हैं, कोर्स क्लास बीच में चल रही होती है, कोई कहता है बुक बता दो केवीएस के लिए, तो गाइस वो क्वेश्चन नहीं है ना उस क्लास का। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने कुछ वर्ड शो कर रहा हूं और मुझे ये बताइएगा उस वर्ड को पढ़ने के बाद कितने लोग आंसर्स लगा पाए हैं। ठीक है, आई एम शोइंग सम वर्ड्स टू यू एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन मार्क दी आंसर्स। नीचे एक लाइन दी होगी, ठीक है ना, जिसके बेस पे आपको वो आंसर्स मार्क करने हैं और इन्हीं वर्ड्स को आपको पढ़ना है और ज्यादा वर्ड्स नहीं पढ़ने, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को पढ़ लेंगे तो भी हमारी विन विन सिचुएशन है गाइस। बाकी एडिशनल पढ़ाई आप अपने कोर्स की ओर जो ले रखे हैं उनकी करिए। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं पहले पूरी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और फिर उसके बाद अब मैं ये काम करूंगा। डेज हमारे हैं TTS, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 PM। लाइव ही लूंगा, लेकिन मैंने बोला ना यार अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होती है तो कभी वो रिकॉर्डेड भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई कई टॉपिक हम चैट नहीं देख सकते कई टॉपिक में। चलिए मेरे को ये बताइए, अबेट, ड्विंडल, ऑन द वेन और डिक्लाइन, ये चारों सिनोनिम हैं। ये चारों आपस में क्या है गाइस, सिनोनिम हैं। सिनोनिम वो होते हैं जो क्या होते हैं, एक एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर मैं आपके सामने लाइन लिख दूं, स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अबेट पोल्यूशन इन एनसीआर, या द स्टॉर्म, विंड, रेन हैड स्टार्टेड टू अबेट, तो अबेट का आप क्या आंसर लगाएंगे, इंटेंसिफाई, लेसन, मिनिमाइज और अच्छा आगे भी इंटेंसिफाई है। चारों में से कोई एक बता दीजिए जल्दी से, और लाइंस में पढ़िएगा, जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हैं गाइस, अबेट पोल्यूशन, पोल्यूशन को हमें अबेट करना है। अबेट मतलब किसी चीज को क्या करना गाइस, कम करना। ठीक है, अबेट का मतलब क्या है, किसी चीज को कम करना। मिनिमाइज जो होता है ना वो साइज को कम करता है, यहां पर हमें किसी के इंपैक्ट को कम करना है। तो यहां पर अबेट का जो मैं आंसर लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, बी फॉर बॉम्बे। अबेट का जो मैं आंसर लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, बी फॉर बॉम्बे, यानी किसी के इंपैक्ट को कम करना। मैंने कहा यार अब शाहरुख पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, शाहरुख की पॉपुलैरिटी ऑन द वेन है। ऑन द वेन का मतलब अब कम होती जा। अच्छा यार इंटेंसिफाई क्यों होगा, इंटेंसिफाई तो होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना, इंटेंसिफाई किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या हम पोल्यूशन बढ़ाने के लिए स्टेप ले रहे हैं या घटाने के लिए स्टेप ले रहे हैं, यार मिनिमाइज नहीं होगा, मिनिमाइज होता है किसी के साइज को खत्म कर देना, कम कर देना। यहां पर आएगा किसी के इंपैक्ट को कम करना, यानी लेसन। ठीक है, आपको बस पूरी क्या करना है, पूरे वीक में जब भी मौका लगे ये पीडीएफ खोलिए, एक दो बार पढ़ लीजिए। पोल्यूशन अबेट करना है। अगर मैंने बोला यार ड्विंडल हो रहे हैं नंबर्स, नंबर ड्विंडल होना यानी खत्म होना, कम होना। डिक्लाइन आपने सबने सुना होगा, ठीक है, तो डिक्लाइन भी होता है किसी चीज का कम होना। और मैंने क्या बोला, शाहरुख पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, तो यानी वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो अबेट का मतलब लेसन होना, किसी चीज का कम होना। चलिए दूसरा वर्ड पकड़िए, और वोकैबलरी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा गाइस, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज समझी है वोकैबलरी के लिए। कई लोग आपको हजारों ट्रिक दे देंगे, लेकिन मैंने जितना सीखा, और अगर आप देखेंगे मैं वोकैब अच्छी यूज करता हूं, है ना, तो ये ध्यान रखना ऑन द वे नहीं है, ऑन द वेन है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं मानता हूं वोकैब में एक ही रूल चलता है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। वोकैब में एक ही रूल चलता है, वो क्या रूल चलता है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। इसका मतलब अगर आप वोकैब को बार बार पढ़ते हैं वो आपके साथ रहेगी, और अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो वो गायब हो जाएगी। ठीक है,
तो अगर आपको कभी भी बोलना है यार गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू अबेट द पोल्यूशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट कोई भी पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टेप नहीं ले रही है, ठीक है। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी अवेलेबल ऑन योर, ये पीडीएफ आपको मिला करेगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कई लोग इनका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, वो आपके ऊपर है कैसे इसको यूज करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए गाइज, एब्डिकेट। एब्डिकेट करना क्या होता है यार, हाउ कैन यू एब्डिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कई बार बोलते हैं ना, यू एब्डिकेटेड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आपने कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर दिया। अब ये आपको क्या करना है गाइस कि अपनी लाइंस पढ़ पढ़ के इंग्लिश को अच्छा करना है, छोटा छोटा। जैसे उसने थ्रोन को एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में पोजीशन चीफ मिनिस्टर की एब्डिकेट कर दी, छोड़ दी, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, ए फॉर एप्पल, जिसको आप क्या लगा सकते हैं, डिसोन, छोड़ देना। अच्छा गाइस, धीरे धीरे आप याद करिएगा आगे, रिलिंक्विश, रिनाउंस और एब्ज्योर, है ना, धीरे धीरे याद करिएगा। डिस्क्रेडिट तो होता है किसी को बदनाम करना, डिस्क्रेडिट तो होता है किसी को बदनाम करना, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने बोला यार वो टीचर का तो बड़ा एब्रेसिव बिहेवियर है, तो अगर हमने बोला किसी का बड़ा अब्रेसिव बिहेवियर है और बड़ी गंदी टोन में बात करता है, तो अब्रेसिव क्या हो जाएगा गाइस, बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर। और इनको लिंक करके याद करिएगा, ठीक है, इनको लिंक करके याद करिएगा, एब्डिकेट, कॉस्टिक, एसर्बिक, ब्रस्क, ये चारों सिनोनिम है कुछ हद तक, यानी कैसा बिहेवियर गाइस, आपका रूड बिहेवियर। तो अगर आप लाइन पढ़कर भी मीनिंग बना लेते हैं तो मुझे लगता है एक शुरुआत हो सकती है इंग्लिश की, है ना। जैसे यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, अब्रेसिव मैनर और टोन, ही इज नोन फॉर हिज अब्रेसिव बिहेवियर थ्रू आउट हिज लाइफ, उसको उसके अब्रेसिव बिहेवियर के लिए जिंदगी भर जाना गया, और क्या है, उसको पसंद नहीं किया गया। तो किस चीज के लिए पसंद नहीं किया गया, उसके रूड बिहेवियर के लिए। अच्छा, इसमें एक वर्ड और आ रहा है, बेल। बेल का मतलब होता है फाइट, ध्यान रखिएगा, बेल का मतलब क्या होता है, फाइट, यानी लड़ना। तो अगर कोई बैलिजरेंट लोग है, बैलिकोज लोग है, तो ये ध्यान रखना वो लड़ने को तैयार हैं। और अभी एक एक दो दो से शुरुआत करिए यार, बहुत ज्यादा नहीं करना है ना, बहुत ज्यादा नहीं करना। शुरू के तीन तीन वर्ड भी कर लेंगे, अबेट, एब्डिकेट, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी, बस पढ़ना शुरू करिएगा। चलिए जरा मैं एक बार बता देता हूं, बैल का मतलब लड़ना, तो अगर किसी का बैलिकोज नेचर है, मैंने कहा यार आप तो पहली क्लास में मुझसे लड़ने लगे कमेंट में, यू आर काइंड ऑफ अ बैलिकोज पर्सन, तो बैल मतलब लड़ना, बैलिजरेंट, बैलिकोज, लड़ने को तैयार। पहले का आंसर था बी, दूसरे का आंसर था ए, और तीसरे का आंसर था डी फॉर दिल्ली। चलिए दूसरा उठाइए जल्दी से, लीजिए मैं पूरा आपके सामने रख देता हूं। यस, बैलिकोस मतलब लड़ाकू, लड़ने को तैयार। जल्दी बनाइए आंसर यार, वो कैब हमें 15 मिनट ही करनी है, 15 मिनट से ज्यादा मैं वो कैब को नहीं दे पाऊंगा, और वो भी मैं मानता हूं ज्यादातर तो आप ही कर सकते हैं, मैं तो बस एक डिस्कशन कर रहा हूं। एवरेज करना, एब्रोगेट करना और एब्जॉल्व करना, इसके सिनोनिम्स है कंसाइज, सक्सेंट, लेकोनिक। एब्रोगेट के सिनोनिम है एबॉलिश, रिपील, रेसाइंड। एब्सॉल्व के सिनोनिम है एक्सोनरेट, एक्विट और एक्सकल्पेट। इनके प्रोनाउंसिएशन भी चेक करिएगा, है ना, इनके प्रोनाउंसिएशन जो मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू स्पीक दोज वर्ड्स, है ना, इन वर्ड्स को भी आप बोलिएगा, एवरेज, कंसाइज, सक्सिंक्ट। बैलिकोज मैंने बता दिया, लड़ने को तैयार, बेल का मतलब लड़ना। चलिए देखिए आंसर बनाते हैं। मैंने कहा यार किस इसकी ना एवरेज फॉर्म दे दो मुझे, इतना डिटेल नहीं चाहिए। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा तो मैंने बोला गाइस एक एवरेज फॉर्म देना, बहुत लेंदी मत लिखना। तो एवरेज होता है जब आप किसी की बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बात करो, ठीक है। तो जैसे होता है ना एवरेज फॉर्म, गाइस अगर मैंने आपको बोला गिव मी सक्सेंट इंट्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं पूरी दुनिया की कहानी सुना दो।
मैंने आपको बोल दिया है मुझे सक्सेंट इंट्रोडक्शन चाहिए। सक्सेंट का मतलब है बिल्कुल क्या चाहिए, बहुत छोटा, है ना। बहुत प्यारा वर्ड है गाइस, अगर आप सक्सेंट रिप्लाई बोले तो। आई वॉन्ट सक्सेंट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। सक्सेंट रिप्लाई मतलब बहुत ही छोटा रिप्लाई। मैंने कहा यार आई एम लिटिल बिट लेकॉनिक इन माई रिप्लाईज। लेकॉनिक मतलब बहुत छोटा रिप्लाई देता है, कंसाइज देता है, ब्रीफ देता है। इसका एक आसान वर्ड भी साथ में आप लोग लिख सकते हैं, ब्रीफ। ठीक है, चलिए आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे। और आपको यार मैं फिर बोल रहा हूं, बस इतना ही करना है। मैंने जिंदगी में पूरी वो कैब को ऐसे याद कर लिया है जितनी भी थी। मैं क्या करता हूं, बस दो चार सिनोनिम साथ में रखता हूं, एक लाइन लेता हूं, दो बार पढ़ता हूं, पूरे दिन में याद हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, थर्ड नंबर, ट्रिपल तलाक को एब्रोगेट कर दिया है और 370 को एब्रोगेट कर दिया है। तो गाइस हम सब जानते हैं कि हमारे को क्या हुआ है 370 के साथ और ट्रिपल तलाक के साथ। दोनों चीजें अब इलीगल मानी जाती है, दोनों खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो एब्रोगेट और अबॉलिश तो जानते ही हैं, सती प्रथा एबॉलिश कर दी गई थी, है ना। तो इसका मतलब ये होगा, एब्रोगेट का मीनिंग क्या होगा गाइस, एब्रोगेट मतलब होगा किसी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, एब्रोगेट क्या होगा, किसी चीज को कैंसिल कर देना। आए हिंदी ज्यादा सहारा मत लीजिए यार, मैं बार बार रंजीत यार रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत ज्यादा हिंदी का सहारा लेंगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, और यही एक समस्या है हमारे साथ। हमें हर चीज हिंदी में चाहिए। मैं तो देखिए, मेरे को पूरा मन था गाइस कि मैं एक कोर्स लाऊं जिसमें मैं हिंदी बोलूं ही ना, बट मेरे को पता है कि किसी ने बोला भाई कोई नहीं परचेस करेगा, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। ठीक है, आई विल बी टेकिंग माई क्लासेस इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, बट रिक्वेस्ट मेरी है कि आप इसको पढ़ इंग्लिश में लीजिए। यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छा करेंगे, बात समझिए उसको। आज तक इंग्लिश नहीं सीख पाए क्योंकि सारी जिंदगी हम हिंदी पे रिलाई करते रहे। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखे, मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है, अगर इंग्लिश को हिंदी में सीखेंगे जिंदगी भर स्ट्रगल चलेगा फिर। ठीक है, ये प्लीज याद रखिए। तो मैंने बड़ी सिंपल लाइनें दी हैं जो आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल लाइनें हैं, है ना। एबॉलिश एब्रोगेट को हम लगाएंगे कैंसिल, रिजेक्ट नहीं, कैंसिल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा है, द एक्यूज हैव बीन एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल द चार्जेस। एब्सॉल्व होता है किसी को रिहा कर देना, किसी को बरी कर देना उसके पापों से, उसके, ठीक है, सारी चीजों से। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि एब्सॉल्व कर दिया, सलमान हैज बीन एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल दी चार्जेस, तो इसका मतलब उसको सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया है। ठीक, हाँ मतलब आई विल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। ठीक है, मतलब सो दैट आई कैन कैटर टू द नीड ऑफ एवरीवन, हिंदी वालों को भी हो जाए और इंग्लिश वालों का भी हो जाए। यार रिजेक्ट होता है ऑफर रिजेक्ट करना, ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिए। और इससे यार आप चाहे एनडीए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी तैयारी कर रहे हो, दिस विल हेल्प इन दोज एग्जाम्स एज वेल। एब्सॉल्व का मतलब हो गया अपने आप को फ्री कर लेना। ठीक है, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एब्सॉल्व, एक्सोनरेशन। यार इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, आई टुक 3 प्लंज इनटू गंगा एंड एक्सोनरेटेड माई सेल्फ। मैंने गंगा जी में 3 प्लंज ली और अपने आप को एक्सोनरेट कर लिया, यानी पापों से मुक्त कर लिया, एक्विट कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका 4 का आंसर था क्या, शॉर्टन। 5th का आंसर क्या था, कैंसिल। क्या कहते हैं, क्या है आपका, हाँ जी, क्या है, शॉर्टन है। एब्रोगेट का क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एब्सॉल्व का क्या हो जाएगा, फ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे लेते हैं, और सिर्फ 9 वर्ड्स करा करेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे, सिर्फ 9 वर्ड्स करेंगे और हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, एक बार आप ठीक से देख लीजिए। एब्सर्ड, प्रीपोस्टरस, ल्यूडिक्रस, इनकॉन्ग्रस। कहते हैं यार बड़ी एब्सर्ड बातें करता है वो तो,
है ना। एब्सर्ड मतलब प्लंज मतलब डुबकी। आई टुक 3 प्लंज इनटू गंगा एंड एक्सोनरेटेड माई सेल्फ। मैंने गंगा जी में 3 डुबकी ली और एकदम पाप सामने बहते दिखे मुझे, है ना, ऐसे दिखे जैसे सामने से बह गए हो एकदम पाप मेरे, और एकदम फ्री हो गया मैं। चलिए नेक्स्ट लगाइए गाइस। एब्सर्ड बातें मत करना यार प्लीज। आई रियली डोंट अप्रिशिएट यू गाइस टू टॉक अबाउट एब्सर्ड थिंग्स। तो एब्सर्ड कौन सी चीजें हैं गाइस? एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब होता है बिल्कुल पागलोपने वाला, बिल्कुल बकवास बातें। तो एब्सर्ड लगाऊंगा मैं इंसेन। और देखो भाई, जितनी लाइन आप पढ़ रहे हो, ये समझो अगर आज आपने 15 लाइन पढ़ी इंग्लिश, तो 15 लाइन इंग्लिश सीख ली। पर्टिनेंट तो होता है रेलिवेंट, है ना। प्लीज आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस। गाइस एक चीज ध्यान रखना, इफ योर क्वेश्चन इज पर्टिनेंट, you will see that I am giving you reply. But if your question is absurd, I will ignore it. ठीक है? So please ask only the pertinent question. ठीक है? Pertinent मतलब relevant question. चलिए, अगर मैं बोलूं 7 का आंसर आएगा insane. Insane मतलब पागलों वाला। ठीक? Withheld होता है रोकना। You are withholding some information from me. है ना। ही वॉज विद होल्डिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम पुलिस। चलिए, एक्म्प्लिस, एक्सेसरी और कॉम्प्लिसिट। एक्म्प्लिस, एक्सेसरी और कॉम्प्लिसिट। थीफ के साथ उसके एक्म्प्लिसेस भी पकड़े गए, यानी चोर के साथ उसके जो चोर के साथी थे वो पकड़े गए। एक्म्प्लिस, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन एक्म्प्लिस इन ऑल दी अटैक्स इन इंडिया। तो पाकिस्तान हमेशा कहीं ना कहीं पार्टनर इन क्राइम होता है। 8 का क्या आंसर लगा देंगे गाइस? पुलिस किसी को इंटेरोगेट कर रही है और पूछ रही है बता तेरे एक्म्प्लिस कहां है, बता तेरे एक्सेसरी कहां है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पार्टनर इन क्राइम। चम का मतलब होता है जो आपका क्लोज फ्रेंड होता है, लंगोटिया यार होता है। ठीक है, चम का मतलब जो क्लोज फ्रेंड है और लंगोटिया यार है। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए। 9 नंबर, एकस्टम। आई एम नॉट एकस्टम टू दीज काइंड ऑफ एनवायरमेंट। तो एकस्टम होना गाइस क्या? एक तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेना, अपने आप को क्या कर लेना, एक्लिमेटाइज करना, अपने आप को उस चीज में डुबो देना। तो आई एम एकस्टम टू वॉकिंग एट 3 AM सॉरी, यानी 3 बजे मुझे आदत है वॉक करने की। एकस्टम मतलब इस क्लाइमेट से मैं एकस्टम नहीं हूं। तो एकस्टम का मतलब क्या है गाइस? मैं इस क्लाइमेट से क्या नहीं हूं, मतलब जानता नहीं हूं इसको, है ना। पैल और ओप्पो, किसी ने लिखा है पैल और ओप्पो, बिल्कुल सही है गाइस। ठीक है, तो गाइस हमने 9 वर्ड्स देखे और हमने एक आइडिया लिया। इनको आपको कुछ नहीं करना, वीक में जब भी टाइम लगे दोबारा एक बार देखिए। इनके अलावा नहीं पढ़ना है, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो ये समझिए बात को। चलिए आज हम जो है गाइस टेंस को पढ़ेंगे। तो मैं एक छोटी सी बात कर देता हूं पहले टेंस को लेके। 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे हम टेंस के ऊपर, और टेंस के हो सकता है हम 2 या 3 लेक्चर करें, क्योंकि एक बार में वो खत्म नहीं होगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, आपको टेंस को जो पढ़ना है किस बेस में पढ़ना है गाइस? एप्लीकेशन बेस। टेंस को गाइस ऐसे मत पढ़िएगा, ता है, ती है, ते है, ये कोई टेंस नहीं होते यार, ये कोई टेंस नहीं होता, ध्यान रख लेना। आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप अगर हिंदी का सहारा लेके टेंस को पकड़ेंगे, ठीक है ना, तो आप फंस जाएंगे। अच्छा, 9 का मैं आंसर बता देता हूं यार। 9 का जो हमारा आंसर है वो है क्या आपका? फेमिलियर, ए फॉर एप्पल। 9 का जो आंसर है वो है फेमिलियर, ए फॉर एप्पल। चलिए, देखो गाइस, मैं बार बार बोलता हूं, जिन लोगों ने टेंस ऐसे पढ़े हैं वो जिंदगी भर फंसते रहे हैं और वो पेपर के क्वेश्चन तो नहीं निकाल पाते।
जैसे किसी ने आपको पढ़ा दिया है आ है, ई है, ए है, यार ये मत करो। मैं फिर बार बार बोलता हूं, ये तरीका नहीं है। मैं आपको मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, उस बेसिक डेफिनेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास गाइस 12 टेंस होते हैं, सबने सुने हैं 12 टेंस। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। गाइस मुझे बस इतना बता दो, टेंस के बारे में आपको यह पता है कि हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट है ना, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके 4 4 होते हैं टेंस। ये सबको पता है? एक बार यस कर दीजिए पता है तो, ताकि मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाए। Do we know, guys, do we know like there are 3 type of tenses, present, past or future, and there are 4 branches of each type of tenses. तो उनकी 4 4 ब्रांचेस है। ता है, ती है, मेरे से मत करवा लेना, मेरे को बड़ी इरिटेशन है उससे। अगर कोई ये बोले ना ता है, ती है और ये वो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। वो भी हो जाएंगी इंटरव्यू और वो सब क्लासे भी ले लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, कोर्स चलाएंगे अच्छा लंबा खासा, ठीक है। देख लेंगे, वैलिडिटी पे भी देख लेंगे। कोई नहीं ब्रदर, मास्टर जी ने अगर वैसे ही पढ़ाए थे तो इस वाले मास्टर से थोड़ा अलग पढ़ लो, है ना। अगर जो आपने पढ़ा और वही अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर गाइस आपका पढ़ा और मेरा पढ़ा तो बात ही एक हो जाएगी। हाँ, आपको एप्लीकेशन बेस सीखना है ना। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं, हमारी 2 से 3 क्लास रहेंगी टेंस को लेकर, और उस पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते रहेंगे। आप जब तक सही नहीं हो जाएंगे तब तक हम उन क्वेश्चंस को करते रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है यहाँ टेंस में लोग फंसते बहुत हैं, लेकिन उनकी आदत ही गंदी पड़ी होती है उनको करने की, तो उस वजह से दिक्कत आती है। चलिए आज ऐसा करते हैं, पहला टेंस उठाते हैं गाइस, और उसको समझिए कि वो है क्या। अब आपके सामने पहला टेंस है गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने इसको सुना है, ठीक है। इसका एक सिंटेक्स होता है कि जब सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, तो ये होता है हमारा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप क्या बोलते हैं गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब ये आते कहां कहां पर है वो इंपॉर्टेंट याद रखिए, ठीक है। आते कहां पर है ये ध्यान रखिए। पहला पॉइंट देखिए वो क्या कहता है, कि अगर आप कोई भी हैबिचुअल एक्शन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी रिपीटेड एक्शन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन कर रहे हैं जो रेगुलरली हो रहा है, वहां पर आपको ये टेंस यूज करना पड़ेगा। आई गो टू स्कूल, आई प्ले फुटबॉल, आई स्टडी ऑन डेली बेसिस, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई रोज काम कर रहे हैं, जैसे वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ती है, वो 8 आवर काम करता है, वो 6 बजे उठता है। अब ये मत बोलना ता है, ती है, आप रेगुलर एक्शन कर रहे हैं, तो रेगुलर एक्शन में क्या है, आपको ये टेंस यूज करना होता है। दूसरी जगह कहां यूज करना होता है, जब कोई भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं, यानी मैन इज मोर्टल, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप ये नहीं बोल सकते मैन वॉज मोर्टल। सिंटेक्स का मतलब होता है कि वो उसमें क्या चीज यूज करोगे, है ना। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर आईएनजी आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वाज वर आईएनजी आता है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी मनीषा, आप मेरे से टेलीग्राम पे बात कर लेना, लास्ट में मैं टेलीग्राम लिख दूंगा आपको, ठीक है। टू शो पोजेशन, अगर आप पोजेशन शो कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं इनडेफिनिट का। जैसे आई हैव अ कार, ये मत बोलना आई एम हैविंग अ कार। आप अगर ये बता रहे हैं मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, नी दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। ऑब्जेक्ट मैं बता दूंगा बाद में क्या होता है। तो गाइस आप देखिए सिंपल प्रेजेंट, पहले इस डेफिनेशंस को देख लीजिए, इन पे क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं। आप कमेंट में बिजी रह जाएंगे और दुनिया कुछ सीख के चली जाएगी।
मैं देख रहा हूं कमेंट बड़े बैक टू बैक आते हैं, कमेंट्स को यार बहुत ज्यादा वेटेज मत दीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बार बार कमेंट्स मार के कुछ उसमें कर सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट के, मैंने 3 यूज बताए कि अगर आप कोई रेगुलर काम कर रहे हैं, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहे हैं या कोई पोजेशन बता रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये क्या हो। पोजेशन मतलब किसी पर अधिकार दिखाना। ऑब्जेक्ट मैं बाद में बताऊंगा, ऑब्जेक्ट की अलग से मैं क्लास में बातें करूंगा, ठीक। चलिए अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज होता है कि अगर आप भविष्य में होने वाले, ठीक है, अगर आप भविष्य में होने वाले किसी भी प्रोग्राम को अगर आप पहले से जानते हैं और वो फिक्स है, तो गाइस ये ध्यान रखना उसको भी आप क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। हां फ्यूचर में भी बता सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा मेट्रो विल ओपन ऑन दिस डेट, बट आपको श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर 5 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो ये कंफर्म डेट है, तो प्राइम मिनिस्टर कम्स एट अयोध्या ऑन 5 अगस्त। तो जब आपका कोई फ्यूचर डेट फिक्स होता है, फ्यूचर प्रोग्राम फिक्स होता है, तो ध्यान रखना वो आपको किस में लगाना होता है, प्रेजेंट टेंस में लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोजेशन का मतलब होता है किसी पर अधिकार दिखाना। यूनिवर्सल ट्रुथ यार कोई भी ले लो यार, यूनिवर्सल ट्रुथ बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं सन उगता है और ये सब चीजें हैं, तो विंड, कुछ भी लेके यूनिवर्सल ट्रुथ आप बना सकते हो जो आपको लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अगर मैं बोलूं क्या था, कि वो कहता है फिक्स प्लान और फ्यूचर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना। कॉलेज रीओपन इन जुलाई, अब ये भी बोल सकते हैं कॉलेज विल रीओपन, लेकिन फिर पक्का नहीं है जुलाई में ओपन होंगे कि नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने डेट दे दी है कि जुलाई में ओपन हो रहे हैं, तो फिर ये ध्यान रखना आप उसको लगा सकते हैं, चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, कल आने वाले हैं। और अगर मैं बोलूं शी लिव्स फॉर चेन्नई नेक्स्ट मंडे, वो मंडे जाने वाली है, ठीक है। तो कई बार फ्यूचर के प्रोग्राम अगर फिक्स हो, तो उनके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हो। अब नोट में देख लो क्या बात हुई है, नोट में वो कह रहा है कि इन वर्ब्स के साथ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये नहीं बोल सकते आई एम नोइंग यू, ये लाइन इंग्लिश में नहीं होती गाइस, ध्यान रखना, है ना। आई एम नोइंग यू, आई एम हेटिंग यू, मेरे को लगता है शायद आप बोलते भी नहीं हो, ठीक है ना। आई एम नोइंग यू या आई एम हेटिंग यू, तो ये ध्यान रखना कि मेरे ख्याल आप इसको बोलते भी नहीं हो। देखो एक चीज और ध्यान रखना गाइस, अभी आप धीरे धीरे जाओगे ना, तो लास्ट में एक कमेंट लिख दोगे कि इतने रूल कौन याद रखे, और मैं मानता हूं इतने रूल कौन याद रखे। तो इसमें से ज्यादातर चीजें आप पहले से ही बोलते हैं। आप ये थोड़ी बोलते हैं आई, अगर मैं बोलूं मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू, यार रीओपन्स लगा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें मत कमेंट में मारो। चलिए अगर मैं बोलूं आई, अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या कहते हैं आई गो टू स्कूल, तो वो मेरा रेगुलर एक्शन है, ठीक है, वो मेरा रेगुलर एक्शन है। तो गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने 4 यूसेज बताए। फिक्स प्रोग्राम में आपको देखना है, उसको आपको यूनिवर्सल ट्रुथ में देखना है, पोजेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं उस, यार इतनी छोटी छोटी बातें मत पकड़ो, रीओपन सी होगा, वो एस नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यही दिक्कत है, इंग्लिश पकड़ क्यों नहीं पाते हम, एस और ईएस में फंस के रह गए जिंदगी भर। एस या ईएस से बाहर निकल आओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ये नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, इनको आईएनजी में थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। फोर्थ वाला रूल आपका कह रहा है कि आप फिक्स प्रोग्राम जो फ्यूचर के होते हैं उन्हें क्या करिए, उनको बनाइए प्रेजेंट टेंस में अगर वो फिक्स है तो। चलिए दूसरे दूसरे की डेफिनेशन देखो, प्रेजेंट, आपको रूल याद ही नहीं करने पड़ेंगे, एक बस 15 मिनट का इंट्रो दे रहा हूं, टेंस होती है, होते क्या है, सारा मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बेस बताऊंगा, ठीक है। ये आप पीडीएफ जब भी मिले एक बार देख लेना बस।
चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं बड़ा कर देता हूं एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहता है गाइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है एक ऐसा एक्शन जो आप जब बोल रहे हैं उस टाइम भी चल रहा है। अगर मैं बोलूं ही इज कमिंग, तो आपके बोलते टाइम वो आ रहा है। आई एम गोइंग, बोलते टाइम आप जा रहे हो। तो एक ऐसा एक्शन जो आपके बोलते टाइम भी चल रहा हो, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब उसका सिंटेक्स देख लो गाइस, क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें इज एम आर होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है। जैसे दे आर गोइंग, आई एम प्लेइंग, शी इज राइटिंग और शी इज डांसिंग। मुझे लगता है ये बहुत आसानी से आप जानते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, नोट में लिखा है कि कौन कौन सी एडवर्ब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। ये सब आप बाद में आराम से पढ़िएगा। मेन बात जो ध्यान रखनी है, इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, शी इज कमिंग, शी इज राइटिंग, शी इज डांसिंग, है ना? तो उसका एक सिंटेक्स है ये। ठीक, तो एक्शन जब चल रहा हो और उसी टाइम कोई बोल दे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसको ऐसे याद मत करना, रहा है, रही है ना, वो सब भूल जाओ। रहा है, रही है से मत याद करिए। आप इसको इंग्लिश में कैसे याद रखिए कि जब आप बोल रहे हैं उसी टाइम एक्शन चल रहा है। चलिए थर्ड देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट सबसे खतरनाक टेंस है गाइस ये। प्रेजेंट परफेक्ट सबसे खतरनाक है। इसका सिंटेक्स याद कर लीजिए। सब्जेक्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट में हैज हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पॉइंट्स है गाइस, ये इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूं, खासकर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 3 पॉइंट को जरूर नोट रखिएगा। पहला पॉइंट कहता है एक्शंस ऑफ द ड्यूरेशन दैट अकर्ड इन द पास्ट बिफोर नाउ ऑफ अ अनस्पेसिफिक टाइम। एक एक्शन जो है पास्ट में अकर्ड हुआ है, लेकिन उसका इंपैक्ट, ठीक है, उसका इंपैक्ट अभी भी है। इसको देखो, और क्या बोल रहा है? एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है या अभी भी है उसका इंपैक्ट। तो अगर मैं एक प्रेजेंट परफेक्ट को एक लाइन में बता दूंगा, इस एक सिंपल लाइन में, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट को एक सिंपल लाइन में बता दूं तो वो होता है कि जो चीज पास्ट में हो लेकिन, जो चीज पास्ट में हो लेकिन फीलिंग प्रेजेंट में हो। एक चीज पास्ट में खत्म हो गई है लेकिन उसकी फीलिंग अभी भी है। फीलिंग अभी भी है। ये आपका कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे याद कर लीजिएगा। काम तो पास्ट में ही हुआ है लेकिन उसका जो फीलिंग है वो अभी तक आपके पास है, ये ध्यान रखना। जैसे एक देखिए लिखा हुआ है, शी हैज पास्ड दी टेस्ट। उसने टेस्ट पास कर लिया है। अब देखो, टेस्ट पास तो उसने पहले किया है लेकिन उसकी फीलिंग अभी तक है। आप अगर सीटेट निकालें, केवीएस निकालें, तो ये नहीं बोलेंगे आई पास्ड दी टेस्ट। जब आप किसी को बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव पास्ड। हैव पास्ड क्यों बोला? क्योंकि पास पहले हुए थे, अभी तक तो उछल रहे हैं, अभी तक तो फीलिंग है उसकी आपके पास। मैं उसे 1990 से जानता हूं। जानता मैं पहले से लेकर अभी तक हूं, यानी मैंने पास्ट में शुरू करा था और उसका इंपैक्ट अभी भी है। मैंने एक लेटर लिखा है, लिखना पास्ट में शुरू करा था लेकिन इंपैक्ट अभी भी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव थर्ड के साथ आता है,
ये ध्यान रखना, चीज पास्ट में हुई थी, उसका इंपैक्ट अभी भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये डेफिनेशन है यार, ये अपने आप देखते रहिएगा, मैं इनको बहुत तेजी से निकाल रहा हूं बस, ठीक है, इसको तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना बस। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज विद द पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। अब ये थोड़ी सी लाइन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब के साथ यूज ना करें, जैसे yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, yesterday, ये पास्ट की बातें करते हैं तो इनके साथ इनको इस्तेमाल ना करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नीचे दी गई वर्ब्स के साथ, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट नीचे दी गई वर्ब के साथ यूज होता है, जैसे नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, सेवरल, ठीक है। इसमें मेन 4 याद रखिएगा जो पेपर में आती हैं, इसमें मेन 4 याद रखिएगा जो पेपर में आती हैं। कौन सी 4 आती हैं गाइस? येट हो गया, सो फार हो गया, लेटली हो गया, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आध दो वर्ब और है जो हमारे पेपर में बहुत दिखती है, जस्ट, है ना, रिसेंटली। अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है, ये याद रखिएगा। अगर आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कहता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चले जा रहा है। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चले जा रहा है, जैसे कि वो सुबह से लेकर अभी तक पढ़ रही है। सिंटेक्स क्या है? हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा, आज मैं बड़ा बेसिक करा रहा हूं, ठीक है ना, कई बार लोगों को ये बेसिक क्लियर होते हैं, ठीक, लेकिन अभी आप क्वेश्चन आएंगे तो मेरे क्वेश्चन के आंसर कर देना, मैं मान जाऊंगा कि हमें ये चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर, ये आप बाद में ले सकते हैं गाइस, आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पास्ट भी हमारे पेपरों में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट भी हमारे पेपरों में आने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जैसे सिंपल पास्ट क्या कहता है? पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब एक्सप्रेसेस द इवेंट और एक्शन दैट ऑलरेडी अकर्ड, दीज एक्शन आर फाइनाइट इन दैट दे हैव बोथ स्टार्टिंग एंड अ स्टॉपिंग पॉइंट। इसको मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में ये कह रहा है कि एक ऐसी चीज जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, एक ऐसी चीज जो पास्ट में गाई स्टार्ट हुई और पास्ट में ही क्या हो गई? फिनिश। तो ऐसे वाली चीज को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाते हैं, ऐसे वाली चीज को आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाते हैं। और यहां पर दे रखा है, देखो कौन कौन से वर्ड हैं वो, yesterday, yesterday मॉर्निंग, yesterday नून, yesterday इवनिंग। अब आप इतना याद नहीं कर सकते, ये वाली बात याद कर लीजिए, कोई काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता है इसमें। अच्छा, इसमें देखिए एक बात और कह रहा है सिंपल पास्ट में, कि सिंपल पास्ट के लिए यूज टू भी आता है। यूज टू गाइस किसके लिए बताता है? पास्ट हैबिट के लिए। यूज टू आपको किसके लिए बताता है? पास्ट हैबिट के लिए। और कई बारी वुड जो है, वुड, वैसे तो विल का पास्ट होता है, लेकिन वुड भी कई बार गाइस आपको पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, ये ध्यान रखना। वुड भी आपको पास्ट हैबिट के बारे में बताता है। आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब है वो स्मोक किया करता था। आई यूज टू स्मोक मतलब वो स्मोक किया करता था। और देखिए बी में क्या कह रहा है? शी वुड गो टू टेम्पल विद हर ग्रैंडफादर इन हर चाइल्डहुड।
अब शी वुड गो का मतलब ये नहीं है वो टेम्पल जाएगी, यहां पर वो क्या है कि अपने बचपन में वो अपने ग्रैंडफादर के साथ टेम्पल जाया करती थी। तो वुड का इस्तेमाल और यूज टू का इस्तेमाल दोनों का किस चीज के लिए हो सकता है गाइस? पास्ट में क्या बताने के लिए? हैबिट बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। चलिए गाइस, इसमें अगला जो पॉइंट है वीआईपी पॉइंट है, इस बार केवीएस में ये एरर थी, ध्यान रखिएगा गाइस। इस बार केवीएस में ये एरर थी। कौन सा पॉइंट? ये जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास आ जाए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। इट इज राइट टाइम और इट इज अबाउट टाइम, अगर ऐसे वर्ड आ जाएं तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरा जो नोट है गाइस, हमारे पेपर में ध्यान रखना, दो टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है सिंपल पास्ट। ये दो टेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपरों में दिखेंगे। चलिए, अगर आपके पास सपोजिशनल सेंटेंस भी आते हैं, सपोजिशनल कौन सा सेंटेंस? सपोजिशनल जो होते हैं जिसमें कल्पनाएं की जाती है, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, तो ये ध्यान रखना, उस केस में भी आपको पास्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे कि काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई विश आई वर दी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, इफ आई बिकेम सीईओ ऑफ दिस कंपनी आई वुड सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम। विल का पास्ट बना दिया है वुड, यहां पर वो कह रहा है अगर मैं सीईओ बन गया तो मैं यहां की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, तो इसका मतलब यहां पे भी पास्ट में चला गया। और नेक्स्ट में देखिए बोल रहा है ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है मानो जैसे कि मेरे पिताजी हो। अब लगेगा तो ऐसे प्रेजेंट में बात हो रही है, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे ही वर माई फादर, ही वर माई फादर, ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशनल जो हैं, ये इफ वाली बातें ये पेपरों में आपको दिखेंगी गाइस, आपने पहले देखी भी होंगी। तो ये तीनों पॉइंट जो है सिंपल पास्ट के पेपर के हिसाब से बहुत जरूरी है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई विश आई वर दी प्राइम मिनिस्टर होगा, आई वॉज नहीं होगा, या आई एम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी नहीं है गाइस, ये बच्चों वाले सेंटेंस है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर हम इन पे क्वेरीज खेलेंगे। अभी इस पर मैं कम से कम 20 क्वेश्चन लूंगा आपसे और देखूंगा कि किनको वो 20 क्लियर है, और अगर वो क्लियर है गाइस तो फिर अगली बार जरा थोड़ा सा तगड़े क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। पहला सेशन है तो मैं आपको डराना नहीं चाहता इंग्लिश को लेके, पहले सेशन में बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आप बेसिक जानते हैं कि नहीं। चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है, इंग्लिश में डेफिनेशन याद करिएगा, इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और थोड़े टाइम के लिए पास्ट में ही जारी रहा। एक ऐसा टेंस जो पास्ट में शुरू हुआ और थोड़े टाइम के लिए पास्ट में वो कंटिन्यू रहा, ऐसे चीज को आप क्या बोलते हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बोला ही वॉज कमिंग, यानी पास्ट में शुरू हुआ, थोड़ी देर के लिए लगा वो आ रहा था, तो पास्ट में ही थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू रहा। आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, मैं इस बुक को कल लिख रहा था, है ना। इसका मतलब लिखना शुरू करा पास्ट में, थोड़ी देर लिखा और फिर बंद कर दिया। दे वर रीडिंग अ नोटिस, पढ़ना शुरू करा पास्ट में, थोड़ी देर पढ़ा बंद कर दिया, ठीक है। वैन शी केम टू मी, जब वो मेरे पास आई, आई वॉज टॉकिंग टू मदर, मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को गाइस पढ़िए, इसको क्या कह रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट,
ठीक है, यानी पास्ट टेंस तब यूज होता है, पास्ट टेंस तब यूज होता है गाइस जब, ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस तब यूज होता है जब वो, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस जब आप किसी और एक्शन से पहले किसी और एक्शन को दिखाते हो। जैसे देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब मैंने हैड डाइड क्यों लगाया यहां पर, डाइड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पेशेंट पहले मर गया फिर डॉक्टर आया था, है ना, बिफोर द डॉक्टर केम। तो यानी देखो, इस वाले एक्शन से ये वाला एक्शन पहले हो गया, तो इसलिए मैं इसको हैड डाइड में बनाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादातर याद रखिएगा, किसी और एक्शन से अगर पहले कोई एक्शन हो जाए पास्ट में तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे देखो वो क्या बोल रहा है, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, यानी पार्टी से पहले मिल लिया था, है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हो हैड मेट। द प्लेन हैड लेफ्ट बिफोर आई गॉट टू द एयरपोर्ट, यानी मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले प्लेन जा चुका था। अच्छा, आई हैड रिटन ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज, उसके अपोलोजाइज करने से पहले मैं ईमेल लिख चुका था। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। चलिए, ये देखिए, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी, द प्लेन, इसको आप अपने नोट के लिए रखिएगा, असली कहानी प्रैक्टिस से ही निकलेगी। ये तो थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, बट एक बार रिवीजन देके निकल रहा हूं, ये ध्यान रखिए। चलिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जिसमें एक्शन पास्ट में होता है और थोड़ी देर, है ना, कुछ पॉइंट तक पास्ट में वो रहता है। सिंस और फोर का इस्तेमाल इसमें हम कर सकते हैं, और हैड बीन प्लस में क्या लगा सकते हैं, आई एन जी। देखिए वो क्या बोल रहा है, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर एन आवर बिफोर टोनी अराइव्ड, यानी टोनी के आने से पहले की बात कर रहे हैं। टोनी आया होगा पास्ट में, उससे पहले वो क्या कर रहे थे, वो 1 घंटे से बातें कर रहे थे। जॉन हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी मोर देन अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर एशिया, उसके एशिया जाने से पहले, है ना, उसके एशिया जाने से पहले वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। अब मैं ये नहीं कह रहा था, रही थी, बट एशिया जब वो गए, छोड़ा उसने, तो एशिया पास्ट में छोड़ा, और वो पहले पढ़ा रहा था उससे, तो यानी पास्ट में पढ़ा रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। क्लियर है इतनी बातें? एक बार यस कर दो यार, मैं बोलता चला गया, एक बार यस कर दो अगर क्लियर है आपको बातें तो। ये तो थ्योरी है बिल्कुल, है ना। अब आप मेरे लिए 30 क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएंगे। फ्यूचर में कोई चीज ज्यादा पढ़ाने को नहीं है, तो फ्यूचर की डेफिनेशन आप अपने से पढ़ लीजिएगा, और मेरे को बस ये बताइएगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट लगाना आया है या नहीं। इतनी बातें क्लियर है तो बता दो एक बार मुझे बस। चलिए, अब इसमें ऐसे ही बता रखा है कि सिंपल फ्यूचर क्या है गाइस, सिंपल फ्यूचर पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको क्या करना है गाइस, अब मैं क्वेश्चन बेस इंग्लिश पे आ गया हूं, और मेरे को जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए गाइस। मेरे पास बहुत क्वेश्चन है इसमें, और मैंने बोला मुझे, यार ज्योति, सिंटेक्स का मतलब होता है, अगर आपको कोई ये पूछे कि बताइए मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बताएंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एम आर आई एन जी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एम आर आई एन जी। सिंटेक्स इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स,
सिंटेक्स हमारा क्या है? एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जिसको आप तरीके से लगाते हैं बस। अब एक काम करिए, मुझे बता दीजिए जल्दी से ये आंसर्स जिसको पता है। नहीं नहीं चाहिए। कितने बजे? थोड़ा रुको फिर। हाँ मिनिमम। चलिए वन को अब ऐसा करिए, मेरे लिए बस ये बता दीजिए कि मेरे पास वो ऑडियंस है जिसको थोड़ा बेसिक तो आता है। मतलब मेरे को अगर ये पता लग गया कि मेरे पास वो ऑडियंस है जिसको थोड़ा बेसिक आता है, तो फिर मैं देखिए स्पीड से खींचूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कोई मुझे कहे कि ये कैसे करें, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव थर्ड आता है, यानी पहला आंसर क्या बना? बी फॉर बॉम्बे। दूसरा बताइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिसके अंदर विल, शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट कौन से टेंस होते हैं? जिसमें विल या शेल के साथ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वो कौन से टेंस है? वो है आपका बी फॉर बॉम्बे। तो पहला आंसर क्या था? ही हैज गॉन टू स्कूल। दूसरा आंसर क्या था? बी फॉर बॉम्बे। चलिए वेरी गुड, आ जाइए थोड़ा सा बना लेते हैं और आइडिया ले लेते हैं गाइस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होते हैं जिसमें हैज हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। और इसको यार सीरियसली इसलिए लेना क्योंकि पीआरटी में भी 2 नंबर का भी आया था, ठीक है ना। आपको सीटेट में भी बार बार पूछ सकता है या कोई भी एग्जाम में नाम जरूर पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये नाम पता होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप पहले से जानते होंगे। तो आपका जो आंसर है थर्ड का कौन सा है गाइस? हैज हैव प्लस में आईएनजी। थर्ड का आंसर है सी फॉर कैट। चलिए फोर्थ का आंसर, इम्परफेक्ट टेंस वो होते हैं जिनमें आईएनजी लगा होता है। जिनमें आईएनजी लगा होता है वो आपके इम्परफेक्ट टेंस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनमें आईएनजी लगा होता है वो आपके इम्परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है। तो जितने भी आईएनजी वाले हैं वो सारे इम्परफेक्ट हैं, और जिसमें आईएनजी नहीं है वो आपका इम्परफेक्ट नहीं है। तो फोर्थ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी फॉर दिल्ली। और गाइस अभी यूपी में आया था ये क्वेश्चन, यूपी के टेट में आया था कि कौन सा इम्परफेक्ट टेंस नहीं है। अब लोगों को इम्परफेक्ट वर्ड ही नहीं पता था, तो जब आपको इम्परफेक्ट नहीं बता तो आप लगा नहीं पाओगे। देखो ए में भी आईएनजी है, बी में भी आईएनजी है, सी में भी आईएनजी है, फोर्थ में आईएनजी नहीं है, ठीक है। तो यानी फोर्थ में आपका आंसर क्या आएगा? डी फॉर दिल्ली। आ जाइए फिफ्थ नंबर पे। 20 क्वेश्चन तो कर लीजिएगा मेरे साथ कम से कम आज पहले दिन, ठीक है। और फिर धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, वो कह रहा है इसमें से कौन सा प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है। प्रोग्रेसिव टेंस जो होते हैं वो भी आईएनजी वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कौन सा प्रोग्रेसिव टेंस नहीं है। तो पहला आईएनजी है, दूसरा आईएनजी है, तीसरा आईएनजी है, चौथा आईएनजी नहीं है। तो इसका मतलब फिफ्थ का आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट वन, चिंकी वो मिल जाएगा यार क्लास शेड्यूल जो है। हाँ जी, 6 नंबर।
6 नंबर जो है वो कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताओ। पास्ट इंडेफिनिट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस होता है गाइस? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके अंदर है? सी फॉर कैट के अंदर। सी फॉर कैट के अंदर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यार ये सिक्स्थ का सी लगाओ ना, सिक्स्थ का कौन लगा रहा है? ये डी। हाँ जी। अब आ जाइए जरा, थोड़े से क्वेश्चन को टेढ़ा करते हैं, हल्का हल्का टेढ़ा करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? हल्का हल्का टेढ़ा करेंगे। और लास्ट में मुझे यह बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा। बैच का जो स्कोर रहेगा उसी हिसाब से फिर मैं अगली बार से क्लासेस इसको चालू करूंगा, ताकि मुझे पता लग जाएगा कितने लोग किस लेवल पे यहां पर बैठे हैं। और गाइस मैं यहां किसी लो लेवल को या हाई लेवल को पढ़ाने नहीं आया, यहां पर हम सबके लेवल को मैच करेंगे, ठीक है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मैच द लेवल ऑफ एवरी वन सो दैट आई कैन कैटर टू द नीड ऑफ एवरी वन। 7 नंबर कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। तो ऐसा कौन सा टेंस है? 7 का जो आंसर बनेगा गाइज वो कौन सा बनेगा? डी फॉर दिल्ली। 7 का आंसर कौन सा बनेगा? डी फॉर दिल्ली। अच्छा गाइज, अब जो 8 नंबर से क्वेश्चन है, अब मैं आपको देखूंगा कि आप 8 नंबर में कैसे डील करते हो। बस 8 नंबर में अब आप ये ध्यान रख लेना कि वो काम प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। देखो बर्दाश्त नहीं होगा कि आप अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार लोग ए बी कर देते हैं, लॉजिकली नहीं पकड़ते। 7 नंबर के अंदर आप ये बताइए, उसने अगर अभी अभी लेटर लिखा है तो ये बताइए प्रेजेंट की बात है कि पास्ट की बात है? ये जितने लोग क्या कहते 8 का क्या आंसर आना चाहिए? मैंने बोला था जो काम पास्ट में खत्म हुआ हो, लेकिन हां मैं फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा हूं, देखो बड़े इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था अगर आप देखते हैं कि यार काम तो हुआ था पास्ट में, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी है, और मैंने आपको बताया था अगर जस्ट दिख जाए, सो फार दिख जाए, येट दिख जाए, लेटली दिख जाए, है ना, रिसेंटली दिख जाए, तो ऐसे वर्ड को आप कैसे बनाओगे? हैज, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक टेंस है। काम तो पास्ट में हुआ होगा, लेकिन उसका इंपैक्ट अभी भी होगा, उसकी फीलिंग अभी भी होगी। तो 8 नंबर का जो आंसर बनेगा गाइज वो बनेगा बी फॉर बॉम्बे। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर, यानी उसने लेटर को कंप्लीट तो कर लिया है, लेकिन करा अभी अभी है, उसकी फीलिंग अभी बाकी है, ठीक है? तो इसको हैड लगाना या कंप्लीटेड लगा, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगाना जब उसने पास्ट में किया हो, प्रेजेंट में कोई इंपैक्ट ना हो, और हैड जस्ट कंप्लीटेड तब लगाना जब कोई काम से वो पहले हुआ हो, है ना? यही डेफिनेशन हमने देखी थी। तो 8 नंबर में हमारे पास आएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए बनाइए, अब देखूंगा कितना आप चैंपियन हैं और कितने बना पाते हैं ब्लैंक्स। और कोई इशू नहीं है यार, गलत होने दो, गलत की कोई चिंता मत करना, बिल्कुल जब तक आप आगे हा नहीं कर दोगे बढ़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना? और फॉर्मेलिटी करने नहीं आया मैं इस कोर्स में, ये भी ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर्मेलिटी करने आया हूं गाइस, बहुत ही सीरियस और बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है ये मेरे नोटिस में हाल फिलहाल में ही आया है,
ये मेरे नोटिस में हाल फिलहाल में ही आया है। गाइस एक चीज और बता दो, क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको ठीक से? वैसे तो बहुत जल्दी विल अरेंज अ लॉट ऑफ थिंग फॉर यू इन दिस। क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो यस कर दीजिए एक बार। लेटली कहता है कि काम हाल फिलहाल में ही हुआ है। आंसर बनेगा हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब कई बार लोगों से पूछा जाए कम की फॉर्म, तो कम की सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। ध्यान रखिएगा, कम की सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। तो कई बारी लोग जल्दी में इट हैज केम कर देते हैं, नहीं, ये 9 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? इट हैज कम। ठीक है, तो 9 का आंसर बनेगा सी फॉर कैट। चलिए वेरी गुड, अगर शीट दिख रही है तो फिर इसी पैटर्न में थोड़ा सा लेके चलेंगे ताकि किसी को कोई इशू ना हो। और गाइस यार एक मेरी रिक्वेस्ट हो रहा है आप सब लोगों से, थोड़ा अपनी फैकल्टी को टाइम दीजिएगा, कम से कम 3-4 क्लासेस का, है ना? क्योंकि 2-3-4 क्लासेस में हम आपका पैटर्न समझ पाते हैं। अगर आप पहली क्लास में एकदम हो हल्ला मच जाएगा कि ये वो ये करना वो, मैं कह रहा हूं मैं आपको कोर्स एंड नहीं करूंगा अगर आप मुझे कहेंगे यार ये मुझे समझ नहीं आया। मैं कहूंगा और चलो, जितना चलाना है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना? चलिए 10 नंबर में वो देखो क्या बोल रहा है, 2 months बैक, यानी 2 महीने पहले की बात है। तो गाइज अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा इस पे, एक काम पास्ट में हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, है ना? अब ये ध्यान रखना ये किसी और काम से पहले खत्म नहीं हुआ। अगर ये किसी और काम से पहले खत्म होता तो मैं ए लगाता। गाइस जितने लोग 10 में ए लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने बोला हैड रिटर्न तब आता है जब कोई और काम से पहले ये काम खत्म हुआ हो। यहां पे तो एक ही काम हुआ है, तो यहां पर आप सिर्फ V2 लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर क्या आएगा? रिटर्न्ड। 9-10 नंबर का आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे। कमेंट मुझे सबके दिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका कमेंट ना दिख रहा हो। गाइस एक बार बता दो जरा 10 में कितना स्कोर है आपका, ताकि मैं आगे बढ़ूं। 10 का स्कोर बता दो दोस्तों मुझे, बस ये बता दो 10 में 5 आया, 4 आया, 6 आया, 10 में से 10 आया, 10 में से 8 आया। एक बार जरा देख लूं कैसी ऑडियंस मिली है मुझे, पहली क्लास में थोड़ा पता लग जाएगा। जल्दी लिखिए अपना स्कोर एक बार, 10 में से कितना आया गाइस? चलिए 10 में से 10, मैंडी वेरी गुड यार। हम्म, नो, ठीक है, 10 10 नो, 5 5। चलिए 7 8 10, ठीक है, 7 8 7 9, ठीक है, 9 5, ठीक है, कोई नहीं, 9 10 4। चलिए गाइज मैक्सिमम ऑडियंस जो है 7-8 से ऊपर दिख रही है, मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो 7-8 से ऊपर दिख रही है। तो काम किया जा सकता है गाइज, आप लोग हो, नॉलेज जानते हो, आप आपने पहली बार इंग्लिश को नहीं देखा, तो मुझे लगता है अच्छा कर रहे हैं। कोई नहीं यार, 5 भी आया तो मैं आगे बढ़ा दूंगा उसका। अगर आपका स्कोर 5 भी आया है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वो बढ़ तभी पाएगा जब आप उसको लॉजिकली लगाएंगे। अगर आप रट कर लगा रहे हैं, कोई बिना देखे लगा रहे हैं, तो गाइस भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब आप आंसर लगा रहे हो तो उसका लॉजिकली आंसर लगाइए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लगाइए आंसर अगले में, आंसर लगाइए। हाँ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा यार, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल उसको हम कर सकते हैं। हाँ जी नेक्स्ट वन लगाइए। चलिए अब स्कोर मैंने देख लिया, अच्छा स्कोर है, बुरा मुझे नहीं लगा, है ना? मैक्सिमम ऑडियंस 7-8 से ऊपर जा रही थी, बहुत लोगों ने 10 भी स्कोर करा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है।
11 नंबर आंसर बता दीजिए। 11 नंबर आंसर बता दीजिए, जल्दी जल्दी खींचते हैं गाइस। मैंने फिर बोला आपको, आपके टाइम की मेरे को बहुत कीमत है गाइस, है ना? तो मैं आपके टाइम को बहुत ज्यादा खींचना चाहता हूं और इधर उधर की बात नहीं करूंगा। देखो गाइस, 11 नंबर को अगर कोई समझे ढंग से, मैंने बोला अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम रेगुलर एक्शन करते हैं। रेगुलर एक्शन मतलब अगर मैंने ये लगाया तो उसको मैं रोज जानता हूं। गाइस, 20 साल से कोई किसी को रोज जानने नहीं जाता। 20 साल से कोई किसी को रोज जानने नहीं जाता, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। और अगर मैं न्यू बोलूं तो न्यू तो फिर वो बोल रहा है पहले जानता था अब नहीं जानता। 20 साल से अगर वो जानता है तो वो अभी भी जानता है। अब एक चीज बताइए, हैव बीन नोइंग का क्या मतलब है? कोई भी, क्योंकि ना मैंने देखा यार उनको सिंटेक्स रटवा दिया जाता है, सबको सिंटेक्स रटवा दिया जाता है। अगर मैं बोलूं हैव बीन नोइंग, तो हैव बीन नोइंग का तो ये मतलब हो गया 20 साल से जाने ही जा रहा हूं मैं। यार अगर मैं बोलूं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, गाइस बताओ इसकी हिंदी क्या है? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसकी हिंदी क्या है? मुझे बताइए क्या होगी इसकी हिंदी? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब सुबह से लेकर अभी तक पढ़े जा रहा है। तो अगर आप ये बोल देंगे ना हैव बीन नोइंग, तो ऐसे लगेगा किसी ने आपको सिंस फोर्स के साथ ना कुछ याद करवा रखा है। काजल यार हैव बीन नोइंग मत लगाओ प्लीज, माय रिक्वेस्ट। आप इसको ऐसा करो, हैव बीन नोइंग में एक बार हिंदी बनाकर देखो चलो। आई हैव बीन नोइंग हिम, मैं उसे 20 साल से रोज जाने ही जा रहा हूं, जाने ही जा रहा हूं। भाई क्या कर रहे हो, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे जानने में? 20 साल लगा दिए उसको, जाने ही जा रहे हो, जाने ही जा रहे हो। तो गाइज ए में तो रेगुलर एक्शन था, नहीं होगा। बी में पास्ट की बात कर रहा है, नहीं होगा। डी में वो ऐसे कह रहा है कि पहले से लेकर अभी तक जाने ही जा रहा है, जाने ही जा रहा है, वो गलत होगा। सिर्फ एक है कि जो पास्ट में काम शुरू करा था और अभी तक चालू है। तो यहां पर 11 नंबर में गाइज ये पीआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 11 नंबर पीआरटी का क्वेश्चन है, आई हैव नोन हिम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नोइंग नाम का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में। आप कभी मत बोल देना आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू कुछ नहीं होता, ध्यान रखिए। चलिए 12 नंबर लगाइए, 12 नंबर। कोशिश करते हैं अगर 20 क्वेश्चन तक हम कर पाए, फिर बाकी फिर हम अगली क्लास में करेंगे, है ना? आज हम 20 क्वेश्चन से छोड़ देंगे और पहली क्लास से हम बैंग ऑन शुरू हो गए हैं, यानी जैसे पेपर में आते हैं उसी को, ठीक है, तरीके से करेंगे। आप देखो, पहली बात तो बस इतना कर लेना कि सिंटेक्स याद हो कि हैज हैव थर्ड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। और जिस तरह की आप ऑडियंस हो यार, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं। किसी से मैं पूछूं ही इज कमिंग क्या है और वो मुझे कहे भाई मुझे नहीं आता, तो गाइस फिर आप समझिए एग्जाम कितनी दूर है आपसे, है ना? तो उतना बेसिक उम्मीद की जाती है, हाँ बाकी एडवांस सारा मैं करा दूंगा। अब देखो वो कह रहा है टिल नाउ, टिल नाउ से पता लग गया कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना? लेकिन वो कह रहा है अभी तक लेटर उसने नहीं लिखा है। अब डज नॉट राइट तो रेगुलर एक्शन हो जाएगा, डिड नॉट राइट पास्ट हो जाएगा, हैड नॉट रिटन ये हो जाएगा कि किसी और एक्शन से पहले करना, और हैज नॉट रिटन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यार पूनम आप 12 में डी लगा रहे हो, मुझे कोई लॉजिक बता सकते हो? पिंकी आप भी बता देना जरा, अपने कमेंट में मुझे लॉजिक लिखकर दिखाओ कि ये डज नॉट राइट क्यों लिखोगे। डज नॉट राइट क्यों लिखोगे आप मुझे बता दो। शी डज नॉट राइट का मतलब तो होता है कि वो लेटर नहीं लिखती है, और टिल नाउ मतलब क्या है, वो कह रही है अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो अभी तक नहीं लिखा तो रेगुलर एक्शन नहीं है ये। यहां पर क्या आएगा 12 नंबर में, बी फॉर बॉम्बे।
12 नंबर में क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे। चलिए आइए जरा 13 और 14 नंबर, 13 और 14 नंबर जल्दी लगा दीजिए। कोई नहीं, जितना गलत हो रहा है होने दो यार। बट मैंने क्या बोला, अगर आप लॉजिकली गलत है तो मुझे बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आप इलॉजिकली गलत मत हो यार, है ना। आप अगर लॉजिकली गलत है, आप ब्लंडर मत करिए, बस आप मेरे सामने ब्लंडर मत करिए। 13 और 14 नंबर जल्दी बता दीजिए। अच्छा ध्यान रखना, एक दिन का गैप इसलिए दिया है ताकि आप आराम से पढ़ पाओ इसको, ठीक है। रोज का प्रेशर डालने नहीं आऊंगा, क्योंकि काम मैं बहुत स्पीड से और ज्यादा कराऊंगा। देखो वो कह रहा है उसके पास बुक्स है, तो गाइज अगर उसके पास बुक्स है तो वो पोजेशन है उसका, और पोजेशन में हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है। पोजेशन में हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है। तो 13 नंबर में आपको ध्यान रखना वो आएगा ही हैज, क्योंकि पोजेशन में आपका प्रेजेंट टेंस आता है। अच्छा गाइज एक चीज ध्यान रखना, हैविंग भी होता है। हैविंग कब होता है? जब आप ऐसे वर्ड बोलो, हैविंग ब्रेकफास्ट, हैविंग लंच और हैविंग डिनर। ये ध्यान रखना, ये आपका ओके रिपोर्ट है, ये आपकी ओके रिपोर्ट है, ध्यान रखना। अगर कोई लंच कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, डिनर कर रहा है, तो आप हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ हाउस। पोजेशन आपका प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और गाइस इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे सीखने में, लेकिन अगर आप इस तरीके से टेंस सीख गए तो आप जिंदगी भर साथ रख के चलेंगे। रहा है रही है से तो कल भूल जाते हैं आप, है ना, और फिर दिक्कत आती है। चलिए 14 नंबर में बोल रहा है कि लास्ट 6 मंथ से, यानी 6 महीने से। गाइस अगर कोई काम 6 महीने से है तो यानी अभी भी है ना। तो अगर कोई काम 6 महीने से है तो वो अभी भी है, और अगर वो उस प्रॉब्लम पे काम कर रहा है तो अभी भी कर रहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 14 में आ जाएगा सी फॉर कैट। चलिए जब आप हैव को पोजेशन में यूज करते हैं तो आई के साथ यूज करते हैं, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन। आ जाइए जल्दी से, नेक्स्ट बता दीजिए। 13 नंबर समझ नहीं आया? 13 नंबर तो पोजेशन है यार, है ना। अगर आपके पास बुक्स है तो वो आपका पोजेशन है, तो आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे हैविंग, आप उसको बोलेंगे ही हैज, यानी आपको उस तरीके से बोलना है। हाँ अगर मैंने बोला मैं यार डिनर कर रहा हूं बाद में कॉल करना, तो मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग माई डिनर। चलिए 15 और 16 नंबर 15 और 16 नंबर, मैसेज दिख रहा है रितु आपका? 15 और 16 नंबर, लास्ट वीक, इसका मतलब लास्ट की बात कर रहा है, करंट की तो कर ही नहीं रहा। तो लास्ट वीक है तो ये आपको पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, और इसके साथ आप V2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी आपका आंसर 15 में बन जाएगा सी फॉर कैट। 15 में क्या बन जाएगा? सी फॉर कैट। 16 नंबर, वो कह रहा है उसने मुझे रैंग अप किया, यानी रिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। उसने मुझे रैंग अप करा यानी रिंग की सेकंड फॉर्म है, ठीक। लेकिन कब करा? जब उसने जाने का डिसाइड कर लिया था। तो गाइज इसका मतलब पहले उसने जाना डिसाइड करा और फिर रैंग अप करा। तो मैंने आपको बोला अगर कोई काम से पहले कोई काम डिसाइड हो जाए, है ना, कोई पुराना पास्ट काम से कोई काम पहले डिसाइड हो जाए तो वो पास्ट में बनता है, ठीक है। तो यानी रैंक अप क्या है? पास्ट। उससे पहले क्या हो गया? उसने जाने का डिसाइड कर लिया।
तो यानी पास्ट में कोई काम है और उसी से पहले वो डिसाइड कर लिया, तो 15 16 का आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट। 16 का ए क्यों लगा रहे हो यार? ये मैंने फिर बोला ना, देखो ये जितने भी लोग हैं ना ये गड़बड़ करते हैं। आप मुझे बताओ, शी रैंग अप पास्ट टेंस है ना, और उसने जो डिसाइड वाला काम करा है वो रैंग अप करने से पहले करा है, तो पास्ट में ही पास्ट काम से पहले कोई काम हो गया। अगर आप हैज लगा देंगे गाइस तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। डिसाइडेड क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये काम दूसरे काम से पहले हो गया है। तो ये समझो यार, यही तो बातें हैं जो आप फंसते हो पेपर में। आप क्यों फंसते हो? क्योंकि आप हिंदी बना लेते हो। आप हिंदी बनाते हो तो लगाते रहो सी, फिर सॉरी फिर क्या लगाएंगे? बी लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। वो कह रहा है मैंने रैंक अप करा, लेकिन कब? जब मैंने डिसाइड कर लिया जाने का। तो यानी रैंक अप वाला काम से पहले कुछ डिसाइड हुआ है, तो इसका मतलब हैड डिसाइडेड। 16 का सी आएगा गाइस। लगाइए जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं। 19 और 20 मैं आपके लिए छोड़ूंगा, वो अगली बार लूंगा, ठीक है, बट आपके आंसर मैं जरूर ले लूंगा उसमें। 17 नंबर, 17 नंबर, ये लो यार, फोन साइज लो, मैं बढ़ा देता हूं ऐसे। लो देवी, आपका फोन साइज नहीं, ऐसे दिखा देता हूं। क्वेश्चन आप बड़ा में देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किस टेंस में है, कैसे वो बोल रहा है। अगर आप ये नहीं पकड़ोगे तो आंसर मत करना फिर। अगर आप ये नहीं पकड़ रहे कि 17 नंबर कौन से टेंस में बोल रहा है, क्या वो काम कर रहा है, किसके पहले हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब पकड़ो। 17 नंबर, वो देखो क्या बोल रहा है कि जब वो उससे मिला तो वो 3 घंटे से काम कर रहा था। यार देखो एक बात समझना, यानी जब वो मिला है, या डिसाइडेड बता दूंगा संगीता, वो जरूरी नहीं है, वो बाद में देख लेना, उसके बहुत एग्जाम्पल आ जाएंगे आगे, ठीक है। आप जो एग्जाम्पल है एक बार उस पर गौर देखिए कि वो क्यों बना था बस। 17 नंबर में ध्यान रखिए, जब वो उससे मिला, यानी मिला तो पास्ट में मिला, और जब वो मिला तो वो 3 घंटे से काम कर रही थी, यानी पास्ट में ही कर रही होगी क्योंकि मिला पास्ट में। और किसी ने लिखा ही वॉज वर्किंग। भाई ये ध्यान रखना, अगर कोई समय के साथ लंबे समय से काम कर रहा है तो वो वॉज वर्किंग नहीं होगा, फिर वो होगा हैड बीन वर्किंग। तो 17 में यार एक चीज समझो, देखो आप ये मत लिखो इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग या इट इज रेनिंग फॉर 3 आवर्स, ये सेंटेंस गलत है गाइस। इट इज रेनिंग फॉर 3 आवर्स गलत है, ठीक है। इसको आप कैसे बोलोगे? 3 घंटे से हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग, ये ध्यान रखना, है ना। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। तो जब आपके पास टाइम है तो उस हिसाब से बताइए। तो यहां पर मैं लगाऊंगा ही हैड बीन वर्किंग। हैड बीन क्यों आया, बस इतना समझिए। हैड बीन क्यों आया उसको समझिए। हैड बीन आने का एक रीजन क्या है गाय? अब देखो कोई बोल रहा है हैज बीन वर्किंग, यार हैज बीन तब आता है मेरे दोस्तों जब प्रेजेंट में बात हो रही हो। लेकिन आप सेंटेंस को पढ़ो, वो कह रहा है जब मैं उससे मिला, तो मिला प्रेजेंट में है कि पास्ट में मिला है ना। ये समझो बात को, नहीं तो टेंस नहीं कर पाएंगे हम कभी जिंदगी में। अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ये कोई यहां पर बैठकर टेंस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। आप समझो जब वो उससे मिला, मिला है पास्ट में, तो पास्ट में मिला है तो काम भी तो वो पास्ट में ही कर रही होगी ना, प्रेजेंट में कैसे कर रही होगी। तो व्हेन आई मेट हिम ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। और 18 नंबर देखो, 18 नंबर, 18 नंबर में फिर से बोल रहा है वो, 18 नंबर में फिर से बोल रहा है वो,
व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर। अब इसका मतलब वो कह रहा है जब मैं उससे लास्ट ईयर मिला। अब वो लास्ट ईयर मिला है गाइस, तो इसका मतलब प्रेजेंट वाला कोई भी टेंस नहीं बनेगा। और 4 3 years बोल रहा है, तो आपको वॉस के साथ थर्ड नहीं लगाना, आपको लगाना है हैड बीन मैरिड। जब मैं उससे लास्ट ईयर मिला तो उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। शी हैड बीन मैरिड फॉर 3 years। बस देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूं, आप इस तरीके से 50 100 क्वेश्चन कर लीजिए। जिंदगी में अगर आपको कोई टेंस में हरा दे तो मैं कहूंगा फिर मैं पढ़ाना छोड़ता हूं, क्योंकि फिर मेरे को लगता है कि ऐसे आप है ना, रहा है रही है में फंस गए, आप ट्रांसलेशन में फंस गए, आप हिंदी का सहारा लेके चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं यार। और अगर उससे आता तो आप सही भी हो जाते पहले से। ठीक है, चलिए, तो 18 का आंसर आया डी फॉर दिल्ली। अब 19 और 20 आपका मैं आंसर देखूंगा, एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है आज हमने काफी लेंथ कर लिया और एक दिन में ज्यादा नहीं करना है गाइस। ठीक है, हम चलाते रहेंगे। हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक आप मिड में कर रहे हैं तो आपको पीछे से वो करते हुए चलना है। 19 और 20 नंबर में ये मैं अगली बार समझाऊंगा, कोई आंसर कर सके, ठीक है, तो वो बता दीजिए। बस मैं अगले 2 4 मिनट में क्लास को एंड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। दीपक यार वेरी गुड स्कोर यार, अगर 17 नंबर है तो। बस मेरे को 19 और 20 का बता दीजिए क्या आंसर है। अगली बार हम यहीं से शुरू करेंगे, 19 और 20 नंबर से। मुझे 4 क्लास दीजिएगा, तब बताइएगा कि क्या क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मैं नहीं कह सकता फर्स्ट में आते ही मैं जादू कर दूंगा। हर तरह की ऑडियंस होती है गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 19 का अगली बार हम आंसर देखेंगे, जो कि आंसर है डी फॉर दिल्ली, और 20 का आंसर है सी फॉर कैट। ये आंसर हम अगली बार देखेंगे। एक बार बस ये बता दीजिए कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं, क्लास में थोड़ा इंपैक्ट पड़ा कि नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि नहीं, कि हमें कैसे बोलना है टेंस को, कैसे लगाना है टेंस को। चलिए यार, वेरी गुड। जिनके स्कोर अगर 15 16 17 तक आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी गुड। गाइस थोड़ा सा क्लियर हुआ है, एक बार बता दो यार, थम्स अप वंस अप दे दो कुछ है तो, अगर क्लियर हो गया है सब तो। और नहीं तो थोड़ा टाइम मुझे और दो, मैं अगली क्लास में फिर इस पे काम करता हूं। और मैंने बोला अगर मुझे लगेगा तो मैं तीसरी क्लास भी टेंस की लूंगा, क्योंकि जब तक आप उसको कर ना ले ठीक से, है ना, तब तक यार मजा नहीं आएगा। ठीक, मजा नहीं आएगा जब तक आप इसको ढंग से ना कर ले। तो आज मेरी तरफ से यार फर्स्ट क्लास थी, इतना ही था। और अगली बार जो है हम इस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे। और कहीं ना कहीं गाइज मैं फिर बोलता हूं, हिंदी को छोड़िए यार, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। आपको कोई भी चीज जो है वो हिंदी में नहीं पूछी जाएगी, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करना पड़ेगा। मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आइए चलिए सारी इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग विद हिंदी एंड मिक्स ऑफ इंग्लिश। अगली बार फिर बात करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड चूजिंग मी as your mentor and giving me the opportunity to help you out to understand English language. Okay, so this is a great opportunity for me guys, you guys are part of this batch. चलिए, this is all from my side। आज के लिए मेरा इतना ही था। अगली बार परसों मिलता हूं 4 बजे। जितना है टेंस को एक बार और रिवाइज करिएगा, ठीक है, एक बार और रिवाइज करिएगा गाइस, ताकि हम अगली बार एक स्टैंडर्ड गेम खेल पाए। आप गलत हो सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट आप लॉजिकली गलत होना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप लॉजिकली गलत होंगे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बट इलॉजिकल मत रहिएगा, ठीक है। जिसका स्कोर अच्छा नहीं है वो धीरे धीरे अच्छा आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, ठीक है। आई कैन सी दी कमेंट ऑफ एवरीवन।
आई कैन सी द नोन नेम एज वेल, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल नेम्स नहीं लूंगा यहां पे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम। कोई नहीं, थोड़ा समझ आया तो आगे ज्यादा समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पीडीएफ आपको इसकी अगली क्लास होने के बाद मिलेगी, इस क्लास की पीडीएफ अभी नहीं दूंगा। या देखता हूं आपको 20 क्वेश्चन की पीडीएफ दे देता हूं, 20 क्वेश्चन के बाद की पीडीएफ आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। वेट फॉर अनदर क्लास नेक्स्ट, probably on Thursday